हेलो, दिस इज़ संगम हियर। हम करने जा रहे हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर पेपर 2018 की एनालिसिस, और ये है सेट वन का भाग एक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसएससी हर साल पेपर कंडक्ट कराता रहता है। इस बार कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, तो एग्ज़ाम लेट हो रहे हैं, बट उसके साथ हमें अपनी प्रिपरेशन पे ब्रेक नहीं लगाना है। हमें अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखनी है। तो जैसा कि हम देखते आए हैं कि एसएससी जेईई का जो पेपर पैटर्न होता है सीबीटी फर्स्ट का, वो ऐसा होता है कि उसमें प्रीवियस ईयर के लगभग 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो अगर हम पिछले साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो जाहिर सी बात है हम अपने में एक बेहतर सुधार करेंगे। तो उसी ओर एक कदम बढ़ाते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक मैसनरी। ये पूछ रहा है कि हाई क्लास ब्रिक मैसनरी के लिए कौन सा ब्रिक सुटेबल होता है। ऑप्शन है बुलनोज ब्रिक, जंप ब्रिक, मॉड्यूलर ब्रिक या फिर अंडरग्राउंड ब्रिक। तो मैं बता दूं, जो हाई क्लास ब्रिक मैसनरी होता है उसके लिए मॉड्यूलर ब्रिक सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। बाकी सारी ब्रिक का यूज़ हाई क्लास मैसनरी के लिए नहीं किया जाता है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, which of the following is correct reason for soaking the brick in water before the its use। ये पूछ रहा है क्या कारण है कि जो ईंट है चिनाई करने से पहले ईंट को हम लोग पानी में बुझाते हैं। ठीक, इसका रीज़न बताइए। ऑप्शन क्या है? फॉर प्रिवेंटिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोटार बाय ब्रिक्स, फॉर रिड्यूसिंग एयर वॉइड, फॉर रिड्यूसिंग एफ्लोरेंस, फॉर क्लीनिंग। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए जो ईंट है अगर हम उसे नहीं बुझाते हैं तो होता क्या है, जब हम चिनाई करते जाएं तो ईंट पानी अवशोषित करेगा मोर्टार से, जिससे मोर्टार अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मोर्टार तो तभी सेट होगा जब उसे पर्याप्त पानी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फॉर प्रिवेंटिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टार बाय ब्रिक्स। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ये पूछ रहा है कि सीमेंट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कौन सा कंपाउंड अफेक्ट करता है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफैक्ट्री ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रेसिस्ट। जो रिफैक्ट्री ब्रिक्स होती हैं वो क्या रेसिस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है केमिकल एक्शन, डैम्पनेस, हाई टेम्परेचर, वीदरिंग एक्शन। तो जो रिफैक्ट्री ब्रिक्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट करने के लिए। जो अयस्क निष्कर्षण में जो भट्टियाँ यूज़ की जाती हैं उनका जो अस्तर होता है वो बनाया जाता है रिफैक्ट्री ब्रिक्स का। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट बेस्ड इन सैंड वेयर चेंजेस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मतलब कितना पानी जो होता है किसी भी सैंड में, कितना पानी होना चाहिए कि जो उसका वॉल्यूम चेंज है वो मैक्सिमम हो। तो वो कितना होता है? मतलब ऑप्शन देख लेते हैं हम। 5%, 9%, 12% और 15% है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो होगा 5%। दैट इज ऑप्शन नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज़ बेस्ट फॉर द मरीन वर्क्स। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सीमेंट है जो मरीन वर्क्स में, यानी कि जो समुद्री कार्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता है वो सबसे मोस्ट सुटेबल होता है मरीन वर्क्स के लिए। ओके, क्योंकि इसकी जो रेसिस्टिंग पावर होती है जो सी वाटर के लिए वो ज़्यादा होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following is limit of the moisture content that can be achieved in air drying process of timber। ये पूछ रहा है कि एयर ड्राइंग प्रोसेस में कितना परसेंट तक हम नमी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितना परसेंट तक? तो ऑप्शन है 10%, 15%, 20% और 28%। ठीक है, तो जो लिमिट होता है उसका वो होता है स्टैंडर्ड के लिए वो होता है 12%, लेकिन एयर ड्राइंग प्रोसेस में वो कितना होता है? वो होता है 15%। यानी ऑप्शन नंबर
B is the correct answer. Now we move to the next question. Which of the following proportion of cement and standard sand is used in cement mortar while testing and compressive and tensile strength of cement? ठीक है, ये पूछ रहा है कि सीमेंट और मानक रेत का अनुपात कितना होता है अगर हम संपीड़न और तनन का टेस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये अनुपात होता है 1:3 का. दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. Now we move to the next question. Which of the following is the important factor that affects the shrinkage of cement concrete? ये पूछ रहा है सीमेंट कंक्रीट की सिकुड़न के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है. ऑप्शंस हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट. तो जैसा कि IS 456 में भी दिया है कि जो सबसे डोमिनेटिंग जो रीज़न होता है जिसके कारण किसी भी सीमेंट कंक्रीट की श्रिंकेज प्रभावित होती है वो होता है अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट. ठीक है, यानी मिक्सिंग के दौरान जो पानी की मात्रा ऐड की जाती है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है प्रभावित करने के लिए कि सीमेंट कंक्रीट में श्रिंकेज हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the proportion in percentage on of fine aggregate in combined aggregate so that the fineness modulus of the combined aggregate becomes 6.4. ठीक है, the fineness modulus of coarse aggregate and fine aggregate in the concrete mix is 7.6 and 2.8 respectively. ओके, अब देखिए, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है प्रोपोर्शन फाइन एग्रीगेट का कंबाइन एग्रीगेट में. अगर हम लेट से इसे मानते हैं ए से डिनोट करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, जहाँ पे x क्या है, x जो है वो फाइनेस मॉड्यूलस है कोर्स एग्रीगेट का, y जो है फाइनेस मॉड्यूलस है कंबाइन एग्रीगेट का, और z जो है वो फाइनेस मॉड्यूलस है फाइन एग्रीगेट का. तो वैल्यू हमारा दिया हुआ है. ठीक, वैल्यू जब हम पुट करेंगे 7.6 इसका माइनस 6.4 डिवाइड बाई 6.4 माइनस 2.8. लास्टली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 33.3%. ये मल्टीप्लाई बाई 100 है. ओके, ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी, ये मल्टीप्लाई बाई 100 होगा. ओके, ये परसेंटेज में वैल्यू हमारी है. ओके, नाउ तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया, जो सेकेंड वाला ऑप्शन है हमारा आंसर हो गया. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ DPC वर्क. ठीक है, तो यहाँ से एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. जो अभी हमने किया वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस थे. तो हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूज टू एस्टिमेट द DPC वर्क. ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स को नापने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है. तो हम जानते हैं DPC जो होता है वो मीटर स्क्वायर में यूज़ किया जाता है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड इन 20 क्यूबिक मीटर ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ऑफ 1:2:4. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम कुछ इस तरीके से करेंगे. हमें किसकी मात्रा निकालनी है, रेत की मात्रा निकालनी है. तो 1:2:4 जो दिया है ओवरऑल रेशियो, इसमें से जो 2 रेशियो है वो किसका है, वो है सैंड का. तो हम करेंगे 2/7 इसका पार्ट. ठीक है, और 1 मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा वो ये हो गया. ठीक है, अब ये तो वॉल्यूम है किसका, ये तो वॉल्यूम है हमारा गीले मिक्स का, जो हमारा ग्रीन मिक्स होगा उसका वॉल्यूम है. लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ड्राई वॉल्यूम चाहिए. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एक फैक्टर का, दैट इज़ 1.54. किस कंडीशन में करते हैं, सीमेंट कंक्रीट या फिर RCC के कंडीशन में हम करते हैं. ठीक है, अब ये 1 मीटर क्यूब के लिए निकला है. ओके, तो हमें कितने के लिए चाहिए, हमें चाहिए 20 मीटर क्यूब के लिए चाहिए हमें. तो अगर हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा वो आएगा 8.8 मीटर क्यूब. यानी इतना हमें सैंड चाहिए होगा. यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ
we move to the next question. The question is deduction of क्रॉस वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन इज। पूछ रहा है केंद्रीय रेखा की कुल लंबाई के लिए क्रॉस दीवार पर कटौती कितनी की जाती है। तो क्रॉस वॉल कैसे होती है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए एक वॉल ऐसे है, एक वॉल ऐसे है। सेंटर लाइन मेथड में हम जानते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ मेज़र किया जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने इस वाली वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ मेज़र कर ली है, ठीक है। तो जब हम इसकी मेज़र करेंगे तो इस वाले पोर्शन को डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी ये पूरी जो वॉल की चौड़ाई होगी, वॉल की थिकनेस होगी, इसके बराबर हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थिकनेस ऑफ वॉल के बराबर हम डिडक्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, now we will move to the next question, that is calculate the quantity of the earthwork in cubic meter for a canal embankment of 100-meter long having cross section area at the two section are 20 square meter and 80 square meters. Okay, use trapezoidal method. now हमें ट्रोपोजॉइडल मेथड पता होना चाहिए। तो ट्रोपोजॉइडल मेथड के लिए वॉल्यूम जो फॉर्मूला होता है वो होता है d इन ब्रैकेट a नॉट प्लस ए एन डिवाइड बाई 2 प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, ए एन माइनस वन तक। ओके, ठीक है। तो हम जैसे देख रहे हैं इस क्वेश्चन में केवल दो ही एरिया दिया हुआ है, यानी ये बीच के जो टर्म्स हैं उनका कोई मतलब है नहीं, हमें बस इससे मतलब है। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। डी जो है वो कितना है हमारा, डी है 100 मीटर। ओके, ए वन था हमारा 20 और ए टू था हमारा 80। ओके, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 5000 मीटर क्यूब। नाउ ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी। ओके, ये पूछ रहा है कि एरिया के मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो एरिया के मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.01 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं सारे के सारे ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए हैं, एक बस ऑप्शन दिया है वो 1 स्क्वायर मीटर में दिया है, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, तो हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ corrugated asbestos cement sheet, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द पेंटेड एरिया। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कोई एसी सीमेंट सीट है, इसमें कितना फैक्टर हम लगाएं, कितना परसेंट हम इंक्रीज़ करें पेंटेड एरिया के लिए। तो अगर हमारा कोरुगेटेड सीट है, यानी कुछ इस तरीके का शीट है, ठीक है, और वो किसका बना है, एसी का, यानी एस्बेस्टस सीमेंट पाइप का, तो हम कितना इंक्रीज़ करते हैं इस केस में, हम इंक्रीज़ करते हैं 20%। ठीक है, अब एक केस ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा सेमी कोरुगेटेड है, यानी कुछ इस तरीके का सेमी कोरुगेटेड कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, इस वाले केस में जो हम इंक्रीज़ करते हैं, बात हो रही है एसी शीट की, इस वाले केस में हम इंक्रीज़ करते हैं 10%। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे स्टील शीट के लिए, तो जो स्टील शीट के लिए जो फैक्टर यूज़ होता है वो होता है 14%। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये तीनों के तीनों मैं आपको बता दे रहा हूँ। और हालांकि यहाँ पे तो जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड वाला आंसर करेक्ट होगा, थर्ड वाला। ठीक है, तो आप ये तीनों भी याद रखिएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। ये पूछ रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन क्या है, किसी खड़ी बिल्डिंग का हम एक्चुअल जो मूल्य निकालते हैं, जो मार्केट में होता है उसकी कीमत निकालते हैं ऑन द स्पॉट, वो उसका क्या कहलाता है, वैल्यूएशन कहलाता है। तो उसका उद्देश्य क्या है, ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, एनालिसिस ऑफ रेट, डिटेल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, या फिर टैक्सेशन। ठीक है, तो हम
वैल्यूएशन करते हैं उसका जो कारण होता है वो होता है टैक्सेशन। अगर हमें टैक्स फिक्स करना है तो उसके लिए हमें वैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है। ये सब चीज़ें वैल्यूएशन से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर is installed in building at a cost of 50,000. Okay, calculate the annual sinking fund required to be deposited to accumulate the whole amount of 5% compound interest. Assume the life of electric generator as 10 year. ओके, हमें क्या निकालना है? इंस्टॉलमेंट निकालना है, पर एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है। ओके, तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे? हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। आई इज इक्वल टू एस आई अपॉन 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। ओके, तो s क्या है? s हमारा दिया है 50,000। ओके, 50,000। आई कितना दिया है? 5% दिया है। 5/100 डिवाइड बाई 1 प्लस 5/100 पावर n की वैल्यू कितनी दी है? 10 ईयर है, यानी यहाँ 10 माइनस 1। ओके, नाउ जब हम फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 3975 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ठीक है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन एस्टिमेट ऑफ मेजनरी वर्क अप टू। ये पूछ रहा है कि मेजनरी वर्क में डिडक्शन कितने तक अगर हमारा ओपनिंग वर्क हो तो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कितने तक नहीं किया जाता है? ये होता है 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई मीटर स्क्वायर में ऑप्शन दिया नहीं है, हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। Calculate the weight per meter length of 25 mm diameter steel bar placed at a spacing of 250 mm center by center for 1 meter. ओके, ठीक है, तो अब हमें निकालना है वेट। ओके, केजी में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ बार। तो नंबर ऑफ़ बार कैसे निकलेगा? n इज इक्वल टू दिया है कितना, सेंटर टू सेंटर लेंथ है 1 मीटर, दैट इज़ हम लिख सकते हैं इसे 1000 mm भी लिख सकते हैं। ओके, डिवाइड बाई कितना स्पेसिंग है? 250 mm स्पेसिंग है, यानी ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बार हो जाएगा 4। ओके ओके, अब अगर हमें वेट निकालना है तो वेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 0.00616 डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे डी जो है वो mm में रहेगा वैल्यू। अब 4 बार है, यही वैल्यू ऊपर जो दी गई उसको हम रख लेते हैं 0.00616 इंटू 25⁻²। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 15.4 kg। ओके, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर मिल जाता है फोर्थ। ओके, नाउ फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद करता है तो शेयर भी करिए और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम अवश्य होंगे, लेट होगा किंतु एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ठीक है, धन्यवाद।